दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक कंप्लीट कर लिए थे, तो आइए यूकैरियोटिक के बारे में समझते हैं। यूकैरियोटिक के कुछ लक्षण है, जैसे कि इसमें प्रतिष्ठा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत शामिल थे। और इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं, झिल्लीयुक्त कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। एंड पादप और जंतु जगत में कुछ अंतर भी है, जैसे इनकी कोशिका, इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवण उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। केंद्रीय बड़ी राजधानी होती है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में छोटी राजधानी होती है। पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में समान होती है, जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक्स वाले में यूकैरियोटिक लेक्चर में देखे। तो इनकी थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अध्ययन के लिए आरबीसी का उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में तरल मोज़ेक मॉडल दिया, और यहाँ पे जो आरबीसी में 52% प्रोटीन और 40% वसा होती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पिछले ईयर ये पूछा भी जा चुका है नीट के पेपर में। प्लाज्मा झिल्ली के रसायन में वसा, प्रोटीन, शर्करा होती है। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक प्लाज्मा झिल्ली में वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। प्लाज्मा झिल्ली के वसा में जो सिर और ध्रुव पूंछ दो होते हैं, एक ध्रुवीय सिरा, एक अध्रुवीय सिरा। प्लाज्मा झिल्ली में वसा की दो परत पाई जाती है। ध्रुवीय सिरा जो होती है वो सतह पर होती है, और अध्रुवीय सिरा भीतर की ओर होती है। प्लाज्मा झिल्ली में वसा के फास्फोलिपिड सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, फिर ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन देखते हैं, तो पृथक्करण के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन दो प्रकार के, एक परदीय प्रोटीन, यह प्रोटीन सतह से चिपके रहते हैं और आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। इसमें F1 प्रोटीन होते हैं, और एक अंतर्भूत प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन या प्रोटीन धंसे हुए होते हैं और आसानी से अलग नहीं होते। प्लाज्मा झिल्ली के कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के बारे में देखते हैं, तो यह शर्करा कोशिका के बाहर साइड पर उपस्थित होती है, और यह कोशिका को पहचानने और संयोजन में कार्य करती है। इसी तीनों का इस स्ट्रक्चर में जो हमने देखा था कि इसमें सबसे बाहर की शर्करा है, वह प्रोटीन की परत है, ये आंतरिक प्रोटीन है, और ये ध्वसा की द्वि परत है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका झिल्ली की तरलता या द्रव्यता। तो तरलता या द्रव्यता निम्न लक्षणों के लिए आवश्यक होती है, जैसे वृद्धि, विभाजन, स्रावन, अंतर्ग्रहण और अंतर्कोश के संबंध के लिए, ठीक है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं वसा की गति देखते हैं, तो पास व विसरण। वसा की अर्ध तरलता के प्रवृत्ति के कारण प्रोटीन पास दर्शाती है, विसरण करती है, ठीक है। फ्लिप-फ्लॉप गति केवल वसा में होती है, और प्रोटीन में फ्लिप-फ्लॉप गति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली की में तरलता एवं द्रव्यता का निर्मित वसीय अम्ल की श्रृंखलाएं जो होती है वो तरलता और द्रव्यता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। यहाँ वसीय अम्ल की असंतृप्तता देखते हैं, तो तरलता की ये समानुपाती होती है असंतृप्तता। जितनी अधिक असंतृप्तता होगी उतनी ज़्यादा तरलता होगी। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली में चयनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि ये कुछ विशेष ही पदार्थों को आने जाने देती है। अध्रुवीय या उदासीन विलेय जो होती है वो आसानी से झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। अध्रुवीय आवेशित कण जो होते हैं वो आसानी से झिल्ली के आर पार नहीं जा सकती। इसके स्थानांतरण के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि सभी उपस्थित होती है। इनमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यक होती है। विसरण या डिफ्यूजन देखते हैं, तो ये निष्क्रिय परिवहन में आते हैं। ये पदार्थों को उनके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कराता है, जैसे जल का विसरण परासरण कहलाता है। विसरण या परासरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो पदार्थों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्थानांतरण कराता है, अर्थात सांद्रता की विपरीत गति कराता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है सोडियम और पोटेशियम पर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये निर्जीव संरचनाएं हैं। मोनोएरा में जैसे पेप्टाइडोग्लाइकिन या म्यूरिन की कोशिका भित्ति होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, जैसे कैल्शियोपाइड, जेनोफेल्जेट में, कवक में काइटिन की होती है, पादप में सेलुलोज की होती है, और जंतु में नहीं होती। पादप की कोशिका जैसे शैवाल, हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल में सेलुलोज, गैलेक्टोन, मैनस, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी होती है। और उच्च पादपों में जैसे बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन की बनी होती है। ये उच्च पादपों में कोशिका भित्ति की संरचनाएं हैं। आप देख सकते हैं ये मध्य पट्टिका है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ रही है। प्लाज्मोडेस्माटा ये कोशिका द्रव को जोड़ती है। भीतरी भित्ति है जो द्वितीयक कोशिका कहलाती है। ये बाहरी है जो प्राथमिक कोशिका कहलाती है। ये इसमें डिटेल में देखते हैं। मध्य पट्टिका ये सीमेंटिक परत होती है, एक साथ जोड़े रखने में सहायता करती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टिन से बनी होती है, ठीक है। प्राथमिक भित्ति
प्रत्येक पादप कोशिकाओं की बाह्य पतली परत है। यह सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और प्रोटीन से बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति है। परिपक्व कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की ओर निर्मित होती है। यह मोटी परत होती है, हेमिसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव के संयोजन को प्लाज्मोडेस्माटा कहती है। कोशिका के मध्य पदार्थों की स्थानांतरण में कार्य करती है। कोशिका भित्ति के कार्य है कोशिका को आकार प्रदान करना, सुरक्षा देना, अनावश्यक पदार्थ को अवरोधक करती है और कोशिका संपर्क में कार्य करती है। राइट, थैंक यू। आप सभी ने हमारे इस प्लाज्मा लेक्चर को इतना सारा प्यार दिया। एंड मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कोशिकाओं के बारे में लाऊंगी कि कैसे कैसे कोशिकाएं होती हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।